हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज केतन पंड्या। गाइस, हिंदी मीडियम का आज का लेक्चर है। हिंदी मीडियम में अपन ने 12th जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था 12th में ठोस अवस्था, उसमें अपन ने चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी की बुक में जो पीछे के आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आज अपन करने वाले हैं कि किस टाइप की न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में मैक्सिमम आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, बट कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूमेरिकल, किस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, और एनसीईआरटी की बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके दिए हुए हैं इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चले यार, इससे पहले जब न्यूमेरिकल करें इससे पहले कुछ एक दो टॉपिक्स मैं यूँ कहें कि पॉइंट्स हैं या फॉर्मूले हैं जो अपन पढ़ लेते हैं, जिसके रिलेटेड न्यूमेरिकल बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखना आपके जो न्यूमेरिकल बनेंगे, फर्स्ट टॉपिक ध्यान रखना, आपके जो न्यूमेरिकल बनने वाले हैं वो कौन से टॉपिक से बन सकते हैं। तो आपके एक तो रिक्तिकाओं से रिलेटेड, रिक्तिकाओं की संख्या के रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, रिक्तिकाओं की संख्या के आपको किसी भी क्रिस्टल में रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आप कह सकता है उसके टाइप की आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने को पता है कि दो तरह की रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, अपने जो किसी भी क्रिस्टल में दो तरह की रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी। कौन कौन सी? एक तो चतुष्फलकीय और दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? अष्टफलकीय। दूसरी कौन सी होगी? अष्टफलकीय। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि किसी भी क्रिस्टल में अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय जो रिक्तिकाओं की संख्या होगी, ठीक है, किसी क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कैसे निकालें, तो ध्यान रखना चतुष्फलकीय जो रिक्तिकाएं होंगी उनकी संख्या जो होगी उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या, यानी क्रिस्टल में जितने परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है, क्रिस्टल में जितने परमाणु उपस्थित है या इकाई कोष्ठिका में जितने परमाणु उपस्थित है उनकी संख्या के जस्ट डबल, उसकी संख्या के जस्ट डबल क्या होंगी? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी। ठीक है, जितने परमाणु उपस्थित है उसके जस्ट डबल में कौन होंगी? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होंगी। और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं जो होंगी वो परमाणु की संख्या के बराबर होंगी। परमाणु की संख्या, यानी ये कह सकते हैं जितने परमाणु उपस्थित हैं, जितने परमाणु उपस्थित है उतने ही क्या होंगी? अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होंगी। तो फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है, जैसे मैं बता दूं आपको, सिंपल लैटिस, एफसीसी और बीसीसी। एफसीसी को अपन सीसीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह की इकाई कोष्ठिका है। ये तो क्या होगी? आपकी इकाई कोष्ठिका, आपको सभी को याद है, पता है दोस्तों। तो ठीक है, ये तो क्या होगी? इकाई कोष्ठिका। तो कौन कौन सी? एक तो सरल इकाई कोष्ठिका, इसको अपन क्या कहते हैं? सरल इकाई कोष्ठिका। ये कौन सी हो जाएगी? फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका। और ये कौन सी हो जाएगी? काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका। ठीक है, तीन तरह की इकाई कोष्ठिका है। तो दोस्तों आपको क्या पूछेगा इसमें, ध्यान रखना है, आपको क्या याद रखना है वो यार। ठीक है, फर्स्ट आपको याद रखना है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कि कौन से टाइप की इकाई कोष्ठिका में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, जिसको अपन Z से डिनोट करते हैं। इसको परमाणु की संख्या को अपन किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो सरल इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। और बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। तो ये आपको याद रखना है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? Z की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपको याद रखना है उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजन संख्या, ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि इस तरह के क्रिस्टल में इकाई कोष्ठिका में उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी। और उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है दोस्तों? किसी भी इकाई कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु अधिकतम कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, कितने परमाणुओं से स्पर्श करता है, वही क्या होती है? उपसहसंयोजन संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपल जो सरल जो इकाई कोष्ठिका है उसमें उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है। एफसीसी में की बात करें तो 12 होती है, और बीसीसी की बात कर रहे हैं तो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये याद रखना है आपको। तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें जो त्रिज्या होगी, परमाणुई त्रिज्या और जो घन की भुजा है, उन दोनों के बीच में संबंध। ठीक है, यानी यूं बात करें, ये किसी कोई घन है, ठीक है, और उस घन की जो भुजा है, यानी उस भुजा को अपन किससे डिनोट करते हैं? 1। और यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर कोई परमाणु उपस्थित है तो उस परमाणु की त्रिज्या r, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको ये सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल इजी वे में हो जाए। ठीक है दोस्तों,
तो अगर आपकी सिंपल लैटिस है, कौन सा है, सिंपल लैटिस है या सरल इकाई कोष्टिका है, तो उसमें आपकी जो रिलेशन होगा r और a के बीच में क्या हो जाएगा, तो r जो होगा क्या हो जाएगा, a का आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू तो सेम होगी 2a/2 और इसके साथ क्या आ जाएगा √2, और यहाँ पर BCC में हो जाएगा √3/4a। तो ये किसके बीच में संबंध हो गया, त्रिज्या और परमाणु जो घन है, घन की भुजा के बीच में संबंध, ठीक है दोस्तों। तो इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। और आपके पूछ सकता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, निबिड़ संकुलन के कि सरल फलक और काय केंद्रित की जो पैकिंग एफिशिएंसी है या फिर संकुलन क्षमता है वो कितनी है। तो संकुलन क्षमता आपको पता है दोस्तों, सिंपल जो लैटिस होगा उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%। कितनी होती है, 52.4%। एफसीसी में कितनी होती है दोस्तों, तो 74%। और बीसीसी में कितनी होती है, तो 68%। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये कुछ एक वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो न्यूमेरिकल आप इजी वे में कर सकते हो दोस्तों। मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये याद करना है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बनेंगे घन डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ठीक है। डेंसिटी के आधार पर बनेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z into m क्या है, मोलर मास अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम E³ into एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर Z क्या है, Z तो परमाणु की संख्या, जिसे अब देखो यहाँ पर इस टाइप के आपको क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ होगा कि BCC क्रिस्टल है, FCC क्रिस्टल है या सिंपल लैटिस है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड करते हैं, इससे क्या पता चल जाएगा, Z की वैल्यू पता चल जाएगी। m क्या है, m यहाँ पर आपका मोलर द्रव्यमान है, क्या है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। जो भी कण उपस्थित है या जो भी पार्टिकल है उसका मोलर द्रव्यमान है m। E³ इसको अपन कहते हैं वॉल्यूम, आयतन हो जाएगा। और Na क्या है, Na आपकी एवोगाड्रोस संख्या है, क्या है, एवोगाड्रोस संख्या है, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 6.022 × 10⁻23। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ एक वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। तो इतना शॉर्ट टेबल जो है वो आपको याद रखना है। ये कुछ एक वैल्यू याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं, जिससे आपके इजी वे में न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन किस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे वो अपन देखते हैं। तो ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो गाइस अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस में दो तत्व P व Q से बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, एक घनीय ठोस है जो किससे मिलकर बना हुआ है, दो तत्व है P व Q से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। घन के कोनों पर Q परमाणु, ध्यान रखना Q परमाणु जो है वो कहाँ पर उपस्थित है, घन के कोनों पर, व अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। तो P और Q की जो स्थिति दी हुई है कि Q परमाणु कहाँ पर स्थित है, जो घन है उसके कोनों पर स्थित है, और P परमाणु जो स्थित है वो कहां पर है, अंतः केंद्र पर स्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या है, अपने को फॉर्मूला निकालना है तथा P व Q की उपसर्जन संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले तो बता दो, मैं एक घन बना दूं। तो घन समझना क्या कह रहा है कि ये जो इस तरह का एक घन है कि घन में अवयवी कण कहां पर स्थित है दोस्तों, घन जो होगा उसमें अवयवी कण कहां पर स्थित है, कोनों पर। तो कोने कितने हैं, 8, कोने कितने हैं, 8, ठीक है। और एक जो उपस्थित है, ये तो कोनों पर उपस्थित जो परमाणु है वो तो कौन सा हो जाएगा, Q टाइप। कौन सा टाइप का है, Q टाइप का। और एक घन के केंद्र में उपस्थित है, उस पूरे घन के केंद्र में, और केंद्र में जो उपस्थित है वो कौन सा है, P, ठीक है। यानी मुझे बताओ ये कौन से टाइप का क्रिस्टल हो जाएगा कि कोनों पर अवयवी कण कोने पर उपस्थित हो और एक घन के केंद्र में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इकाई कोष्टिकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था मूल या आद्य इकाई कोष्टिका, जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। और एक बताया था काय केंद्रित इकाई कोष्टिका, जिसमें अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होते हैं, घन के केंद्र में। तो ये देखो वो उसी टाइप का क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे, अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों पर उपस्थित है। यहाँ पर देखिए अवयवी कण कहां पर उपस्थित है, एक तो अवयवी कण कोने पर उपस्थित है, कोने पर,
और कोने पर कौन से टाइप का है, क्यू टाइप का, ठीक है। और एक कहां पर उपस्थित है, घन के केंद्र में, घन के केंद्र में, यानी अंतर केंद्र कौन सा परमाणु उपस्थित है, पी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ घन के कोने कितने होंगे, ठीक है। अपन फर्स्ट बात करें घन में कोने कितने होंगे, ये सभी को पता है 8 कोने होते हैं और प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, 1/8। ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि घन के कोने पर जो अवयवी कण उपस्थित है, ये जिस तरह से ये कोना है और ये अवयवी कण उपस्थित है, ठीक है। तो टोटल कितने अवयवी कण हैं, 8। घन के कोने कितने, 8। और इस अवयवी कण का इस इकाई कोष्ठिका में हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/8, यानी ये कैंसिल आउट होकर कितने कण आ जाएंगे, 1 कण, ठीक है। यानी कोने पर कितने कण उपस्थित है, 1 कण है, यानी क्यूब टाइप के जो कण हैं वो इस इकाई कोष्ठिका में कितने हैं, 1 है, ठीक है। पी की बात करें कहां पर उपस्थित है, घन के कोने पर, और घन के कोने में कितने अवयवी कण, घन के केंद्र में, तो घन के केंद्र कितने होंगे, 1, और उसका हिस्सा भी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि जो घन के केंद्र में अवयवी कण होगा वो किसी दूसरी इकाई कोष्ठिका से जुड़ा हुआ नहीं होगा, यानी उसका हिस्सा कितना होगा, 1, यानी कितने अवयवी कण, 1 अवयवी कण, ठीक है। कितने अवयवी कण, 1। तो दोस्तों समझना यहाँ पर कोने पर कौन सा अवयवी कण है, क्यू, और घन के केंद्र में कितने, कौन सा अवयवी कण है, पी। तो क्यू कितने कण है, 1, और पी भी कितने, 1, यानी जो सूत्र होगा, जो फॉर्मूला होगा, यानी इस घन का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। यानी फर्स्ट तो अपना आंसर आ गया, सूत्र निकालना था, तो सूत्र क्या हो जाएगा, पी एन क्यू, समझ में आ गया। सेकंड अपने को निकालना है इसमें उप सहसंयोजन संख्या, क्या निकालनी है, उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये जो क्रिस्टल है वो कौन सी टाइप का है, बीसीसी टाइप का, और बीसीसी टाइप में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8, यानी पी और क्यू की जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे कि आपको सूत्र निकालने के लिए पूछ सकता है कि अवयवी कण, जैसे यहाँ पर मैंने कोने और क्या बताया, घन के केंद्र में, इसी तरह से आपको पूछ सकता है कि अवयवी कण कोने पर उपस्थित है और एक अवयवी कण उपस्थित है फलक के केंद्र में, तो वो उस तरह के आपके क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का क्रिस्टलीकरण फलक जालक क्रिस्टल में होता है। तो पहले तो अपन किसका क्रिस्टलीकरण करवा रहे हैं, सिल्वर का क्रिस्टलीकरण करवा रहे हैं, और वो क्रिस्टलीकरण करवाने पर वो कौन सी टाइप का इकाई कोष्ठिका का निर्माण कर रहा है, कौन सी टाइप के जालक का निर्माण कर रहा है, तो फलक जालक क्रिस्टल में होता है, ठीक है। यदि इसके कोष्ठिका के कोरों या भुजा की लंबाई, देखो इसमें गाइस क्या दी हुई है, जो यूनिट सेल है उसकी जो भुजा है उसकी लंबाई दी हुई है, तथा घनत्व 10.5 ग्राम है, ठीक है। लंबाई तो कितनी दी हुई है, 4.07 × 10⁻8 सेंटीमीटर, और घनत्व दिया हुआ है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो चांदी की परमाणुीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है, परमाणुीय द्रव्यमान ज्ञात करना है, किसका, सिल्वर का, एटॉमिक मास ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो अपन बात करें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है कि क्रिस्टल जो है वो कौन से टाइप का है, एफसीसी टाइप का है, ठीक है। फलक केंद्रित जालक जो है वो क्रिस्टल कौन से टाइप का है, एफसीसी टाइप का है। सेकंड, इसमें जो भुजा है ए, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 4.07 × 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेंसिटी दी हुई है, घनत्व जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, उसका मास, क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। एटॉमिक मास निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर अपने को सारी वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी, एक तो ए दिया हुआ, ए क्या है, एज लेंथ, ठीक है। भुजा की लंबाई हो जाएगी, डी क्या है, घनत्व, और अपने को एम निकालना है, ठीक है। पहले तो फर्स्ट जो आपको वैल्यू दी हुई है उसमें यूनिट चेक कर लेना दोस्तों। अगर यूनिट आपकी सेम है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला अगर अपन लगाएं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको वीडियो क्वेश्चन से पहले, क्या बताया था कि d जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व फाइंड करने के लिए z * m/e³ * एवोगैड्रोस नंबर,
ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो गाइस अपने को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, अपने को m फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। जैसे तो यहाँ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d into a क्यूब एवोगैड्रोस नंबर अपॉन z। ठीक है दोस्तों, मुझे बताओ z जो है, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए एफसीसी क्रिस्टल है, तो एफसीसी क्रिस्टल के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, एफसीसी क्रिस्टल के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 4, यानी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो आप वैल्यू रखें, यहाँ पर वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, तो 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर क्यूब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा कितनी दी हुई है, लंबाई 4.07 into 10 to power -8 सेंटीमीटर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 into 10 to power 23 और अपॉन z कितना हो जाएगा, 4। अपॉन z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो अपन ने सारी वैल्यूज रख दी है यहाँ पर तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेंसिटी घनत्व, ये क्या हो जाएगा गाइस, ये यहाँ पर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, a क्यूब, तो यहाँ पर भुजा की लंबाई जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4.07 into 10 to power -8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसका अगर कैलकुलेशन करें अपन, समझना, यहाँ पर इसका अगर अपन सॉल्यूशन निकाले तो आपका जो मास आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 107.3 am। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट आपका वेट आएगा। ठीक है, तो ये आपको फिक्स है, तो नॉर्मली मेरे को पता था इसलिए मैंने लिख लिया, बट आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये मास जो होगा वो फिक्स इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन है। तो आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पहले क्या याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया, फॉर्मूले आपको 1-2 फॉर्मूले ही याद करने हैं और इसमें इसी डेंसिटी के रिलेटेड ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट अपन इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 into 10 to power -2 किलो पर मोल है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दिया हुआ, मोलर द्रव्यमान यानी n की वैल्यू आपको गिवन है, यह 405 पिकोमीटर। गाइस यहाँ पर ना 405 पिकोमीटर में आपको वैल्यू दी हुई है, यूनिट जो दी हुई है किसमें दी हुई है, पिकोमीटर, लंबाई की भुजा वाले घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। ठीक है, यानी आपको एज लेंथ गिवन है, कितनी है, 405 पिकोमीटर। इसका घनत्व 2.7 into 10 to power 3 किलो पर मीटर क्यूब। तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर अपने को जो एकक कोष्ठिका किस टाइप की एकक कोष्ठिका बनेगी वो अपने को पता करना है। ठीक है, घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति यानी घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है वो कितने टाइप की होती है दोस्तों, सरल या फिर मूल आद्य इकाई कोष्ठिका, फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका, काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका, या फिर कौन सी थी, अंत्य इकाई केंद्रीय कोष्ठिका। तो 4 टाइप की इकाई कोष्ठिकाएं हैं दोस्तों। तो उन चारों में से कौन सी टाइप की इकाई कोष्ठिका बनेगी वो अपने को यहाँ पर पता करना है। तो दोस्तों अपन उसको कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप की इकाई कोष्ठिका उपस्थित होगी। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने बताया था कि आप अगर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लो, z की वैल्यू ज्ञात कर लो, तो आप इकाई कोष्ठिका को पता कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था सिंपल जो आपके सरल या आद्य इकाई कोष्ठिका होगी, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1। ठीक है, एफसीसी में जो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, बीसीसी में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, इस तरह से लास्ट अंत्य इकाई कोष्ठिका में इकाई कोष्ठिका होगी, इसमें भी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2। तो दोस्तों अगर आप इकाई कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लो तो ये यूनिट सेल कौन से टाइप का है वो अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और अपने को क्या फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट अपने देखो यहाँ पर क्या गिवन है, मोलर मास n गिवन है, मोलर मास गिवन है कितना है 2.7 into 10 to power -2 किलो पर मोल, किलो पर मोल। सेकंड आपकी वैल्यू गिवन है, एज लेंथ गिवन है यानी ए गिवन है 407 पिकोमीटर, किसमें गिवन है, पिकोमीटर। नेक्स्ट जो है अपने क्या गिवन है, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है
2.7 into 10 to power 3 किलो पर मीटर क्यूब। और अपने को फाइंड क्या करना है गाइस, अपने को फाइंड करना है z की वैल्यू, ठीक है। और z क्या है, नंबर ऑफ एटम, z क्या है, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अपने को यहाँ पर से क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बताया था डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, तो d = z into मोलर मास अपॉन a क्यूब और एवोगैड्रोस नंबर। तो सारी वैल्यू अपने को पता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सारी वैल्यू गिवन है, देखो डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है, एवोगैड्रोस की वैल्यू पता है, मोलर मास z इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आप वैल्यू लिखो उसमें आपको क्या देखना है, यूनिट चेक करनी है। सीधा वॉल्यूम, ये जो वैल्यू गिवन है वो फॉर्मूले में पुट नहीं करनी है, ठीक है, सीधे मत रख देना। पहले आपको क्या देखना है कि जो यूनिट दी हुई है, जो इकाई दी हुई है, जो वैल्यू है उसके पीछे की तरफ वो इकाई सेम है या नहीं है, ठीक है। या नहीं है तो अपने को चेंज करनी होगी। तो देखो जैसे यहाँ पर एज लेंथ आपको किसमें गिवन है, पिकोमीटर में, ठीक है। और डेंसिटी जो गिवन है आपको गिवन है मीटर में, किसमें गिवन है दोस्तों, मीटर में गिवन है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, अब ये पिकोमीटर को अपने को किसमें चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करें। तो दोस्तों समझना, यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 407 into 10 to power -12 मीटर, -12 मीटर। तो ये किसमें कन्वर्टर कर, अपन ने पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। देन अब देखो सारी यूनिट जो होंगी वो किसमें आ जाएंगी, ये तो मोल में है, ये मीटर में, और ये भी किसमें आ जाएगा, मीटर में। तो अब ये वैल्यू अपन इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, क्या फाइंड करना है, z, क्या फाइंड करना है अपने को, z। तो z फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर d a क्यूब एवोगैड्रोस नंबर अपॉन n। तो सारी वैल्यू अपने को पता है, रख दो। d कितना गिवन है, 2.7 into 10 to power 3 किलो मीटर पर मीटर क्यूब इनटू a कितना गिवन है, तो 407 into 10 to power -12 मीटर क्यूब और एवोगैड्रोस नंबर 6.22 into 10 to power 23 अपॉन मोलर मास कितना गिवन है दोस्तों, मोलर मास है आपके 2.7 into 10 to power -2 किलो पर मोल, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से क्या आएगी आपकी z की वैल्यू आएगी, यहां से क्या आएगी, इस पूरे जो आपके जो वैल्यूज गिवन है अगर उनकी कैलकुलेशन करें, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करें तो आपकी जो z की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट 4 के आसपास आएगी। किसके आसपास आएगी, 4 के आसपास आएगी। आप कैलकुलेशन कर सकते हो उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी वैल्यू जो आएगी, z की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके आसपास आएगी, 4 के आसपास आएगी। यानी आप कह सकते हैं, अब मुझे बताओ z की वैल्यू 4, z की वैल्यू कितनी है, 4, यानी एटॉमिक नंबर कितने होंगे, 4। तो इस टाइप का जो यूनिट सेल कौन सा है, इकाई कोष्ठिका कौन सी है जिसमें 4 अवयवी कण उपस्थित हो, कौन सी है, FCC। मैंने बताया है आपको स्टार्टिंग में ही, तो कौन सा हो जाएगा, FCC। यानी जो अब ये यहाँ पर जो इकाई कोष्ठिका बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो FCC टाइप का इकाई कोष्ठिका बनेगी। अपना आंसर क्या हो जाएगा कि जो प्रकृति होगी इकाई कोष्ठिका की, यानी जो इकाई कोष्ठिका बनेगी वो कौन सी होगी, FCC इकाई कोष्ठिका बनेगी। और किसके आधार पर अपन ने निकाला, z की वैल्यू के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समझ में आ गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको, ये भी देखो यहाँ पर आपको डेंसिटी नहीं पूछा है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको डेंसिटी में क्या है, या तो आपको डेंसिटी निकालने के लिए पूछेगा, या फिर z, या फिर मोलर मास, या फिर इससे आपको क्या निकालने के लिए बोल सकता है, वॉल्यूम, या फिर यहाँ से एज लेंथ फाइंड करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। भुजा की लंबाई जो होगी, जो घन होगा उसकी लंबाई क्या होगी भुजा की, वो अपने को फाइंड करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन और आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं इसमें। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक में षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाता है, ठीक है। एक यौगिक कौन से संकुलन बना रहा है, कौन सी पैकिंग एफिशिएंसी हुई है, तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है एवं इसमें कितनी चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं उपस्थित है। तो गाइस यहाँ पर अपना क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है कि 0.5 मोल जो कंपाउंड है, ठीक है, पदार्थ है, उसका जो क्रिस्टल है उसमें चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है और इसमें कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है। कौन कौन सी टाइप की रिक्तिकाएं उपस्थित होती है वो तो आपको बताइए। जैसे मैंने बताया था 3 तरह की रिक्तिकाएं उपस्थित हो सकती है,
त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल में दो तरह की मुख्यतः रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी। कौन कौन सी? चतुष्फलकीय रिक्तिका और दूसरी कौन सी हो जाएगी? अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह की रिक्तिका, एक तो कौन सी हो जाएगी? चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका हो जाएगी? चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है दोस्तों, और सेकंड कौन सी हो जाएगी? अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है, दो तरह की रिक्तिकाएं उपस्थित होती है, एक तो कौन सी है? चतुष्फलकीय रिक्तिका, और सेकंड कौन सी है? अष्टफलकीय रिक्तिका। तो अगर इन रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था किसी भी क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं जो होंगी वो किसके बराबर होंगी? उस क्रिस्टल में या उस इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के जस्ट डबल होगी। ठीक है, जितने अवयवी कण उपस्थित है उससे जस्ट डबल संख्या में कौन उपस्थित होगी? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी। यानी यूं कह सकते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या, 2 इंटू क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या। ये तो मैंने आपको बताया था। और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं क्या होंगी? जस्ट परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अष्टफलकीय रिक्तिकाएं क्या होंगी? परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। जितनी परमाणुओं की संख्या उपस्थित होंगी उतनी ही क्या होंगी? अष्टफलकीय रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी। ठीक है, तो अपने को दोस्तों क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर परमाणुओं की संख्या अगर अपने को पता चल जाए, ठीक है, तो अपन इन रिक्तिकाओं की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु उपस्थित है वो कैसे फाइंड करें? तो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो परमाणु उपस्थित है वो कितने उपस्थित है? 0.5 मोल। कितने उपस्थित है? 0.5 मोल परमाणु उपस्थित है। ठीक है, परमाणु ठीक है, जो क्रिस्टल बना हुआ वो 0.5 मोल है। अब ध्यान रखना, यानी अपन ज्ञात करें, आपको अगर पता है तो 1 मोल जो है वो कितने किसके बराबर होगा? इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 कणों के बराबर होती है। यानी 1 मोल में कितने कण उपस्थित होते हैं? इतने कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी या कणों की संख्या कितनी होगी? तो 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। तो 1 मोल में इतने उपस्थित होंगे, तो 0.5 मोल में कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें? 0.5 × 6.022 × 10⁻23 कण। ठीक है, तो अगर इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 3.011 × 10⁻23 कण। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया कि 0.5 मोलों में कणों की संख्या कितनी होगी? तो इतने कण उपस्थित होंगे। कितने कण उपस्थित होंगे? 3.011 × 10⁻23 कण 0.5 मोल में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों कणों की संख्या आ गई, परमाणुओं की संख्या आ गई, तो अपने को अब चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं जो होंगी वो क्या होंगी? परमाणुओं की संख्या के जस्ट डबल। यानी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 0.5 मोल में इतने परमाणु उपस्थित है। तो यहां अपने को वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3.011 × 10⁻23 और इससे मल्टीपल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.022 × 10⁻23 कण। ठीक है, सॉरी, रिक्तिकाएं। तो कितनी रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं कितनी उपस्थित होंगी? तो 6.022 × 10⁻23 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कितनी उपस्थित होंगी? तो दोस्तों जितने परमाणुओं की संख्या है, यानी परमाणुओं की संख्या इतनी है, उतने ही क्या उपस्थित होंगी? अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। यानी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3.01 × 10⁻23 रिक्तिकाएं कौन सी उपस्थित होंगी? अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपन ने क्या निकाल लिया? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं निकाल ली, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं निकाल ली। बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो ध्यान रखना है दोस्तों। अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसमें कितनी चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होंगी। तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 × 10⁻23। वो तो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, टोटल कितनी रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी। तो टोटल कैसे निकालेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को अगर जोड़ लें तो क्या आ जाएगी? कुल रिक्तिकाओं की संख्या। तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या को अपन क्या कैसे निकालें? इन दोनों को अगर जोड़ लें
ठीक है, किन दोनों को, ये जो वैल्यू दी है अष्टफल की रिक्तिका और चतुष्फल की जो रिक्तिका, सॉरी अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तिकाओं को जोड़ ले तो अष्टफल की रिक्तिका जो चतुष्फल की रिक्तिका है, चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है 6.022 into 10 to power 23 और अष्टफल की जो रिक्तिका है, अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है 3.011 into 10 to power 23। अगर इनको टोटल करें तो कितना आ जाएगा 9.033 into 10 to power 23 रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं, ठीक है। तो कुल ये क्या हो जाएंगी, कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9.033 into 10 to power 23 रिक्तिकाएं उपस्थित होंगी, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया, तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये अपना क्वेश्चन का आंसर, चतुष्फल की रिक्तिकाएं पूछी थी और क्या पूछी थी, कुल रिक्तिकाएं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, रिक्तिकाओं के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है, चतुष्फल की रिक्तिकाएं परमाणु में उपस्थित रिक्तिकाओं की संख्या के जस्ट डबल होती हैं और अष्टफल की रिक्तिकाएं जितने परमाणु उपस्थित होंगे उसके जस्ट बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। यहाँ पर विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली अपन ने क्या क्वेश्चन की स्लाइड पे है, कोई प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल में क्या पता चला कि निकेल ऑक्साइड का जो सूत्र है वो कितना है, क्या है, निकल जो प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है 0.98 और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 1, ठीक है, 0.98 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। निकल आयनों का कितना अंश, यानी निकल आयन कौन से, निकल +2 और निकल +3 के रूप में विद्यमान है, यानी ये जो आपका जो आपने क्रिस्टल जो बना है उस क्रिस्टल में निकल +2 आयन कितने प्रेजेंट है और निकल +3 आयन कितने प्रेजेंट है वो अपने को निकालना है, ठीक है, निकल ऑक्साइड में, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दोस्तों कि जो निकल ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है उसमें निकल +2 आयन और निकल +3 आयन कितने प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट यहाँ पर ध्यान देखो, आप अगर फॉर्मूले पे ध्यान दो, निकल ऑक्साइड का जो सूत्र दिया हुआ है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ हिंट मिलेगा दोस्तों। वहां से क्या हिंट मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निकल ऑक्साइड जो दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि निकल ऑक्साइड जो है वो कितना प्रेजेंट है, निकल ऑक्साइड में निकल कितना प्रेजेंट है 0.98 और ऑक्सीजन जो है वो कितना 1.00, ठीक है, यानी इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों का अनुपात जो है वो बराबर नहीं है, यानी यूं कह सकते हैं निकल का एक परमाणु है तो ये एक से भी कम है, ठीक है, या फिर कहीं अपन अगर इसको 100 से मल्टीपल कर दे तो ये क्या हो जाएगा 98 और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, यानी निकल के कितने परमाणु उपस्थित है 98 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित है 100। तो मुझे बताओ यहाँ पर इन दोनों का रेशियो इक्वल है, नहीं है। तो दोस्तों आप अगर कुछ याद करो, पिछली वीडियो जो मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आप कुछ याद करो तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष मैंने आपको पढ़ाए थे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या बताया था कि जो धनायन और ऋणायन का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर नहीं होता है, ठीक है, और बराबर नहीं होगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, कौन सा दोष हो जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। कौन सा हो जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, यानी यहाँ पर धनायन और ऋणायन जो है, यानी निकल आयन और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन जो है उनका जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल नहीं है, यानी ये किसका किस टाइप के एग्जाम्पल है, किस टाइप का न्यूमेरिकल है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष है दोस्तों उस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। मैंने वहां पर भी बताया था आपको फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड का आपको एग्जांपल लेके, तो वहां पर ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होंगे। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है कौन सा, धन आयन रिक्तिका, क्योंकि यहाँ पर किसकी कमी है, धन आयनों की कमी है, यानी कौन से टाइप के हो जाएंगे, धन आयन रिक्तिका, ठीक है दोस्तों। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन से टाइप की दोष है और कहां से न्यूमेरिकल आया है। ये अपने को फाइंड क्या करना है, निकल +2 और निकल +3 आयन। तो दोस्तों किसी को आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में धनायन और ऋणायनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो तो बराबर नहीं होगा, परंतु उनके जो आयन होंगे, चार्ज होगा, धनायन और ऋणायन, वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, यानी जितने धनायन उपस्थित होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन, यानी टोटली जो चार्ज होगा क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकली टोटली क्या होगा, उदासीन होता है, जो क्रिस्टल होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, जब तक दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में मैंने क्या बताया था, दो चीजें बताई थी आपको कि क्या है बताया,
कि इसमें जो धन आयन व ऋण आयन का जो रेशो होगा, ठीक है, मेटल आयन और जो नॉन आयन का जो अनुपात होगा, अनुपात क्या होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है, बराबर नहीं होता है, समान नहीं होता है, बराबर नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आवेश की बात करें, किसकी बात करें, आवेश के लिए बात करें, ठीक है, अब ये तो संख्या हुई, धन आयनों की संख्या और ऋण आयनों की संख्या क्या का अनुपात क्या होगा, बराबर नहीं होगी, यानी धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। बट आवेश की बात करें तो आवेश, धन आवेश व ऋणावेश क्या होता है, बराबर होता है, यानी जितना धन आवेश उपस्थित होगा उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश उपस्थित होगा। इसी क्लू के आधार पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी टाइप के दोष है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। अब समझना, मैंने क्या बताया, धन आयन और ऋण आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी अब मैं बात करें तो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होगा उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -2, कौन सा चार्ज होगा, -2 आवेश होगा, ठीक है। और इस पर बात करें तो कौन सा होता है, +2, ठीक है। बट यहाँ पर इस टाइप के दोष में क्या होगा कि +2 आवेश जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, N+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में जो ऋणायनिक, जो धनायनिक रिक्ति का दोष है उसमें क्या होगा, N निकल +2 आयन जो होते हैं किसमें कन्वर्ट होते हैं, निकल +3, और इसी का अपने को अनुपात संख्या ज्ञात करनी है, कितने आयन उपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्साइड आयन है वो कितने प्रेजेंट है, -2, तो टोटल ऑक्सीजन आयन कितने हैं, 100, तो 100 इंटू -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, -200 आवेश उपस्थित होगा। तो ऋण आयन जो उपस्थित होंगे वो कितने होंगे, ऋण आवेश कितना होगा, -200, कितना होगा, -200। तो धनावेश भी कितना होगा, +200, समझ में आ रहा है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होगी, बराबर, जितने धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। तो ऋणावेश कितना है, -200, तो धनावेश भी कितना होगा, +200। यही आपको यहाँ पर क्लू दिया हुआ है गाइस, इसी से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब बात करें, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ निकल के लिए, समझना, ठीक है। तो निकल और ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, मैंने बताया 100 है। निकल की बात करें तो निकल +2 और निकल +3, ठीक है गाइस। अगर अपन मान ले सपोज निकल जो है वो कितने है, x पर है, निकल +2 कितने है, x है, और तो ये कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हैं, 98 -x करेंगे तो क्या आ जाएगा, निकल +3 है, ठीक है। ये तो क्या हो गए, x, अपन ने सपोज क्या मान लिया, निकल +2 कितने हैं, x है, और टोटल कितने हैं, 98 में से जो 98 टोटल आयन है, टोटल परमाणु है, उसमें से x निकल जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, निकल +3 आए, ठीक है गाइस। अब समझना, अगर इन पर आवेश की बात करें तो निकल +2 पर कितना, निकल जो है इस पर कितना आवेश है, +2, यानी क्या आ जाएगा, +2 इंटू x, और इसकी बात करें तो यहाँ पर कितना है, +3, तो +3 इंटू 98 माइनस x, तो इन दोनों कर लें इससे तो कितना हो जाएगा, 294 माइनस 3x, ठीक है, बराबर किसके इक्वल होगा, ये 200 के, किसके इक्वल होगा, तो टोटली धनावेश की जो होगा टोटल ऋणावेश के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको से माइनस कर दें 296 आएगा यहाँ पर, 296, और ये इसको सॉरी 294 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आपके अप्रोक्सीमेट क्या, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 94। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 94, यानी निकल +2 आयन जो है वो कितने प्रेजेंट होंगे गाइस, 94, ठीक है। और यहाँ पर x यहाँ पर रखें तो निकल +3 आयन कितने हो जाएंगे, 98 माइनस x, यानी x की वैल्यू कितनी है, 94, यानी कितने होंगे, 4। तो समझ में आ गया, तो दोनों का रेशो आ गया गाइस। तो निकल +2 आयन जो प्रेजेंट होंगे वो तो कितने होंगे, 94, और निकल +3 होंगे वो कितने होंगे, 4 कितने होंगे, 4 होंगे। निकल +3 ओनली कितने होंगे, 4, और निकल +2 जो होंगे वो कितने होंगे, 94, तो टोटली कितने हो जाएंगे, 98 हो गए, 94 + 4 कितने हो जाएंगे, 98। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष का क्वेश्चन है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आपको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन और न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, 2-3-5-6 न्यूमेरिकल और इस पे जो एनसीईआरटी की बुक में जो भी दिए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन इसके ऊपर करेंगे।
जितने भी कॉन्सेप्ट आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी आपके कोई डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स हैं आपको जो आपसे नहीं हो रहे हैं, आप कहीं और से भी आपके जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन कल मिलेंगे।